जो हमारा टॉपिक है वो आधुनिक भारत से रिलेटेड है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम जब भी पढ़ते हैं या जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो इतिहास से रिलेटेड खास करके आधुनिक भारत में, तो सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना काफ़ी आवश्यक होता है कि किन चीज़ों को हम पढ़ें कि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो पहले आधुनिक भारत को 2 चरणों में हम बाँट देते हैं। एक है 1707 से लेकर 1885 और दूसरा है 1885 से लेकर 1947 तक के काल को हम दो भागों में मॉडर्न हिस्ट्री को बांटते हैं। 1707 यानी उत्तर मुगल काल के बाद का समय से बाद का समय और 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व का समय और अंग्रेजी राज्य की स्थापना एवं विस्तार के समय तक की घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्हीं घटनाओं में हम जो देखेंगे वो है विश्व की घटनाएं एवं भारत। उस समय विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हो, चाहे यूरोप में पुनः जागरण काल तथा उसमें भारत की क्या स्थिति रहती है उसके बारे में हम देखते हैं। दूसरा है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियां जो भी रहती हैं, जो भी वाणिज्यिक कंपनियां होती हैं, उनका भारत में आने का क्या उद्देश्य रहता है और वे अपने उद्देश्यों में किस प्रकार सफल होती हैं और यहाँ आकर किस प्रकार अपने राजनीतिक मंशा को वो सिद्ध करते हैं। तीसरा जो हम इसमें देखते हैं वह अंग्रेजी राज्य का विस्तार एवं स्थापना। पहले तो जो भी यूरोपीय कंपनियां थी पहले तो व्यापार के उद्देश्य से हमारे यहाँ आती हैं और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करके यहाँ अपने राज्य का विस्तार करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सफल होते हैं तो वो हैं अंग्रेज। और फिर चौथा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है अंग्रेजी नीतियाँ, चाहे वो भू राजस्व संबंधित नीति हो जिसमें है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी से संबंधित भू राजस्व संबंधित जो व्यवस्था थी उनमें क्या नीति थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और राजनीतिक प्रशासन, उस समय के तत्कालीन राजनीतिक प्रशासन की क्या भूमिका रही अंग्रेजों के द्वारा उसके बारे में हम जानते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक नीति के बारे में भी हम पढ़ते हैं। फिर भारतीय प्रतिरोध यानी वो प्रतिरोध जो हिंसक प्रतिरोध भी थे और अहिंसक प्रतिरोध भी थे। हिंसक प्रतिरोध में किसान और जनजातीय आंदोलनों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और अहिंसक प्रतिरोध में सामाजिक सुधार यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो भी सामाजिक आंदोलनों चलाए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। फिर दूसरे चरण में अगर हम देखेंगे तो 1885 से लेकर 1947 का जो काल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में तेजी से एक राष्ट्र के रूप में आंदोलन शुरू हुए कि कैसे हम अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हों। उसी की देन थी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और 1885 से लेकर 1905 का जो काल रहता है वो उदारवादी आंदोलनों का काल होता है। इसमें जो भी कांग्रेस के लीडर रहते हैं वे अपनी मांगों को जो है उदारवादी तरीके से जो है अंग्रेजों के सामने रखते हैं, पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे चरण में हम देखते हैं तो 1905 से 1919 का जो काल रहता है वो क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ा हुआ काल रहता है। आप जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद तेजी से क्रांतिकारी आंदोलनों का दौर शुरू हो गया था, तो इनके बारे में भी हम देखते हैं। और 1919 से लेकर 1947 का जो काल रहता है जिसको गांधीवादी चरण के रूप में भी जानते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इन्हीं में आप देखेंगे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये तो था आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ एक तत्व जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब क्या इसकी विषय सूची होनी चाहिए कि इसके आधार पर हम अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें, तो उसको भी हम देखते हैं। आधुनिक भारत की जो विषय सूची थी, जो आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी हुई, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक 1707 से लेकर 1885
और द्वितीय चरण में जो है वो है 1885 से लेकर 1947 के काल को दो रूपों में इसको हम बांट देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम 1707 से लेकर 1885 जो है जो स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व का चरण होता है हम इसको देखते हैं, जिसमें जो है आपकी विश्व की घटनाएं एवं भारत, यानी जो भी उस समय विश्व में घटनाएं घट रही थी तथा उसमें भारत की क्या स्थिति थी हम उसको देखते हैं। फिर है दूसरा जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन एवं स्थापना। जो भी यूरोप के द्वारा कंपनियां भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आई थी, जो वाणिज्यिक कंपनियां थी उनके आने का क्या उद्देश्य था। शुरुआत में जो व्यापार के उद्देश्य से आती हैं, बाद में अपनी शासन सत्ता को स्थापित करती हैं, उनको भी हम देखते हैं। और जो फैक्ट्रियां अपनी यहाँ लगाते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तीसरा जो इसमें टॉपिक है वो है 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में जो भारत की स्थिति रहती है हम उसको देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसको देखते हैं। फिर चौथा जो है इसमें है अंग्रेजी राज्य का विस्तार एवं युद्ध। जो अंग्रेजी राज्य का विस्तार था हम उसको देखेंगे, और अंग्रेजों द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए, चाहे वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो, चाहे बंगाल की विजय जिसमें प्लासी बक्सर दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं, इनको हम देखेंगे। और जो द्वैत शासन प्रणाली भारत में लगाई जाती है, जो बंगाल के क्षेत्र में लगाई जाती है, हम उसको भी देखते हैं। और किस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा जो लूटपाट की जाती है, जिसको के.एम. पर्रिकर द्वारा कहा जाता है कि बंगाल में डाकू राज चल रहा है, हम उसको भी देखते हैं। और आंग्ल मैसूर युद्ध को भी हम देखते हैं, जिसमें हैदर अली टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही है, हम उसको भी देखते हैं। फिर आंग्ल मराठा युद्ध को भी देखेंगे, और सिंध का विलय और पंजाब युद्ध एवं विलय यानी बंदा बहादुर और रणजीत सिंह को भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है विभिन्न गवर्नर जनरल एवं उनकी विस्तार जो नीति थी, यानी शुरुआत में जो बंगाल के गवर्नर होते हैं, फिर गवर्नर जनरल, फिर कैसे कैसे वायसराय, इन सब को हम देखेंगे। और उन लोगों की क्या नीतियां रही हैं, जैसे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति जो थी, हम उसको भी देखते हैं। फिर आर्थिक नीति में भू राजस्व नीति जो थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे जो भी भू राजस्व संबंधी नीतियां लागू अंग्रेजों द्वारा की गई थी, हम उनको भी देखते हैं। और एक उपनिवेशवाद के बारे में समझेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है, और उद्योगों का पतन, जो भी हमारे यहाँ हस्तशिल्प संबंधी उद्योग थे, जो भी हमारे यहाँ के ढांचागत उद्योग थे, उसको अंग्रेजों द्वारा कैसे नष्ट किया जाता है, और अपने यहाँ की जो पारंपरिक उद्योग रहते हैं उसको कैसे वो लागू करते हैं, उनको देखते हैं। और रेलवे का विकास शुरुआत में अंग्रेज कहते हैं कि भारतीयों की सहूलियतों के लिए है, पर उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के धन को कैसे विदेश ले जाएं उसको लागू करना रहता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी का धन का अपवहन तंत्र के बारे में जो बताया गया रहता है, हम उसको भी देखते हैं। फिर है राजनीतिक प्रशासनिक नीति, जिसमें है सेना, पुलिस, सिविल सर्विसेज और न्यायिक व्यवस्था। इनकी ये जो राजनीतिक नीति थी, इस पे सेना का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, और सिविल सर्विसेज को लाने का क्या उद्देश्य था, और न्यायिक व्यवस्था जो लागू की गई थी वो क्या थी। फिर एक महत्वपूर्ण जो इसमें है वो है संवैधानिक विकास, यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू किया जाता है, जो 1773 से लेकर 1853 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बीच में जो घटनाएं हैं हम उनको देखेंगे। फिर 1858 से लेकर 1935 तक के अधिनियम को हम देखेंगे। फिर सामाजिक तथा शैक्षणिक नीति के बारे में भी हम समझेंगे कि क्या सामाजिक तथा शैक्षणिक नीतियां क्या थी अंग्रेजों के द्वारा। फिर इसमें 9वां टॉपिक जो है वो है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी राज्य का प्रतिरोध। ये दो तरह से था, एक हिंसक प्रतिरोध था, एक अहिंसक प्रतिरोध था। हिंसक प्रतिरोध में जो थे किसान जनजातीय आंदोलनों से जुड़ी हुई चीजें थी, और अहिंसक प्रतिरोध में जो है वो है सामाजिक सुधार संबंधी जैसे आंदोलन हुए, जिसमें राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा जो अहिंसक प्रतिरोध लागू किए जाते हैं, वो उनके बारे में हम देखते हैं।
फिर द्वितीय चरण की जब बात आती है तो वो है 1885 से लेकर 1947 के काल को हम देखते हैं। थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम है और थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा राइटिंग की को लेकर। तो भारतीय राष्ट्रवाद के का जो उद्भव होता है उसके कारणों को हम देखते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में भारत क्या अपने आप को महसूस करता है 1857 के विद्रोह के बाद। फिर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या होता है, इसी काल में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरणों को भी हम देखेंगे, जिसमें 1885 से लेकर 1905 का काल रहता है, जिसको उदारवादी आंदोलनों का काल कहा जाता है। वो रहता है कैसे कांग्रेस के लीडर जो रहते हैं अपनी मांगों को एक श्वेत पत्र के जरिए या विनम्र पत्र के जरिए लागू कराना चाहते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। फिर 1905 से लेकर 1919 का जो काल रहता है, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण यानी क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण भी कहते हैं, वो रहता है। फिर 1919 से लेकर 1947 जो कि गांधीवादी चरण के रूप में जाना जाता है कि कैसे गांधी जी की एंट्री राष्ट्रीय आंदोलनों में होती है और फिर किस प्रकार से स्वतंत्रता तक वो नीति लागू होती है। फिर है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन की भी लहर चलती है। फिर 1907 का कांग्रेस के विभाजन को देखते हैं। फिर 1909 के का अधिनियम जो रहता है उसका क्या महत्व होता है उसको हम देखते हैं। फिर लखनऊ समझौता जो होता है, कैसे मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के 2 दल आपस में बट जाते हैं, गरम दल और नरम दल, कैसे यहाँ आके एक होते हैं। और फिर होम रूल आंदोलन जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो चलाया गया रहता है, वो होम रूल आंदोलन क्या था। फिर चौथा जो इसमें हम पढ़ते हैं वो है गांधीवादी चरण, यानी जन आंदोलन का भी चरण इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी की जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री होती है तो उन्होंने सबसे पहले जो लोग रहते हैं, जो नागरिक रहते हैं, उनको भी अपने साथ लेते हैं। इसीलिए इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को जन आंदोलन भी कहा जाता है। और फिर है गांधी जी का, इसमें हम परिचय देखेंगे और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, जिसमें है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और रोलेट एक्ट एवं रोलेट सत्याग्रह जो 1919 में चलाया गया था। इसका क्या महत्व था और ये क्यों लागू किया गया था, इसी में एक था कि ना कोई वकील, ना दलील, ना अपील का जो नारा था, ये इसी रोलेट एक्ट को में दिया गया था, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे हम, जो 1919 में हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1924 तक चला था, उसको हम देखते हैं। फिर असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर है स्वराज पार्टी जो थी, उसके बारे में समझेंगे। फिर साइमन कमीशन का जो आगमन 1927 में होता है, हम उसको देखते हैं। फिर मोतीलाल नेहरू द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है साइमन कमीशन के बाद, फिर 1928 में हम उसको देखते हैं। फिर लाहौर अधिवेशन 1929 का और कराची अधिवेशन 1931 का, इसको भी हम देखेंगे कि इसके क्या महत्व थे इन दोनों अधिवेशनों के। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1934 में चलता है, हम उसको देखते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में था, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कैबिनेट मिशन 1946 में जब लागू किया जाता है तो इसको भी देखते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आजाद हिंद फौज और संविधान सभा का गठन और एक राष्ट्र के रूप में भारत की क्या स्थिति है, हम इसको भी देखते हैं। तो और एक लास्ट का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य घटनाओं में, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलनों से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ेंगे। तो ये जो आधुनिक भारत की विषय सूची थी, तो यही हमारा सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग हमको आने वाले समय में पढ़ना है, ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो लोअर से संबंधित हो या प्रीलिम्स से संबंधित है, तो इन्हीं चीजों से ये क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी हुई। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। तो अभी के लिए जय हिंद।